हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दीपेश वैष्णव और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और हमारा केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 2 है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लास 11th का। तो बच्चों बहुत ही ध्यान से पढ़ने हैं क्योंकि नीट 2025 की इस 30 क्वेश्चन सीरीज में से जरूर आपको नीट एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एज द नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेस, क्या बोल रहा है ये, एज द नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेस फ्रॉम द न्यूक्लियस द डिफरेंस बिटवीन द एडजेसेंट एनर्जी लेवल्स इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन कांस्टेंट, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। कहने का मतलब क्या है बेटा, ध्यान से समझना कि यदि हम बोहर ऑर्बिट्स को बनाएं, किसको बनाएं, बोहर ऑर्बिट्स, तो तुम्हें पता है बोहर ऑर्बिट्स कुछ इस तरीके के होते हैं। क्या तुम्हें पता है क्या बोहर ऑर्बिट्स कुछ इस तरीके के हमें देखने को मिलते हैं? बिल्कुल सर। तो अब देखो, जैसे ये फर्स्ट ऑर्बिट है n इक्वल्स टू 1, सेकेंड ऑर्बिट है n इक्वल्स टू 2, थर्ड ऑर्बिट है n इक्वल्स टू 3 और फोर्थ ऑर्बिट है n इक्वल्स टू 4। तो इस तरीके से हमारे पास ऑर्बिट्स हैं। अब ये ऑर्बिट्स में हम क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज होते हैं न्यूक्लियस से, भाई ये न्यूक्लियस के पास था, ये न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से ऑर्बिट इंक्रीज हो रहे हैं। तो डिफरेंस बिटवीन द एडजेसेंट एनर्जी लेवल, यानी कि ये जो एडजेसेंट ऑर्बिट्स हैं इनके बीच में जो एनर्जी लेवल है वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या कांस्टेंट रहेगा, ऐसा ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में। बात समझ आ गई क्या? क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है ये तो मैं क्लियर है कि भाई जैसे हमें पता है कि एनर्जी लेवल मैंने पहले ही बोला था, याद होनी चाहिए। यहाँ पे होता है -13.6, यहाँ पे -3.4, यहाँ पे -1.51 और यहाँ पे -0.85। इस तरीके से अपन देखते हैं तो एनर्जी लेवल कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम होते जाते हैं। तो बेटा अगर फर्स्ट और सेकंड के बीच में देखूं तो 13.6 और 3.4 बहुत लार्ज वेरिएशन, अप्रोक्सीमेटली 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वेरिएशन है। सेकंड से थर्ड में थोड़ा वेरिएशन कम, देखो 3.4 में से अगर आप इसको माइनस करोगे 1.51 को तो बहुत ही कम आएगा, मतलब इसके कंपैरिजन में तो कम ही आएगा, फिर इसको इससे माइनस करोगे तो और भी कम आएगा। ऐसे करते करते अगर अपन न्यूक्लियस से दूर की ओर जाते हैं, अगर अपन न्यूक्लियस से दूर की ओर जाते हैं तो एडजेसेंट ऑर्बिट्स में जो एनर्जी का डिफरेंस है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो क्वेश्चन बहुत ही शानदार था। बोहर ऑर्बिट में से क्वेश्चंस आने के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं बेटा, क्योंकि बोहर ऑर्बिट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। तो बोहर ऑर्बिट्स को अपन ने ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट थिंग, अमॉन्ग द फॉलोइंग, देखो क्वेश्चन पहले वाला था उसी को मॉडिफाई करके इस टाइप का क्वेश्चन है ये। अब आप इसको पढ़ के सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है ना। मतलब देखो ट्रेंड ये देखा गया है कि जो क्वेश्चंस आते हैं जनरली प्रीवियस ईयर में से कॉन्सेप्ट को हल्का सा चेंज करके, ठीक है ना, या नए क्वेश्चंस भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट वेरिएशंस वाले क्वेश्चन ज्यादा रिपीटेड होते हैं बेटा, तो ध्यान से पढ़ना है। जैसे ये क्वेश्चन भी आप दिमाग लगाओ कि अमॉन्ग द फॉलोइंग द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन दैट एमिट्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करेगा, ऐसा ये कहना चाह रहा है बेटा कि इनमें से कौन सा ट्रांजिशन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा, ये आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे जरा बताओ। देखो 2 से 1 वाला करेगा क्या, 3 से 2 वाला करेगा, 4 से 3 वाला करेगा, 5 से 4 वाला करेगा। देखो अगर अपन बात करें तो पिछले ऑर्बिट्स में ही हमने देखा था कि भाई एडजेसेंट एनर्जी के बीच में जैसे जैसे आप दूर जाओगे वैसे वैसे एनर्जी डिफरेंस कम होता जाएगा, और इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन पे वही तो उतनी तो एनर्जी इमिट होती है जितनी उनके बीच में एनर्जी डिफरेंस होता है। तो यहां पर भी आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2 से 1 में सबसे ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि 2 से 1 के बीच में जो ट्रांजिशन है बेटा वो कैसा है, मैक्सिमम, मतलब एनर्जी का जो डिफरेंस है वो कैसा है, मैक्सिमम। और मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस होने के कारण यहां पे जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुआ उस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, ऐसा हमको देखने को मिलता है। तो अमॉन्ग द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी कौन सा करेगा बेटा, ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। क्वेश्चन बड़ा शानदार है, ध्यान से पढ़ना कि ये देखो डेरिवेशन वाला पार्ट है, मतलब अपन जब बोहर रेडियस पढ़ते हैं, बोहर वेलोसिटीज पढ़ते हैं तो अपन डेरिवेशंस करते हैं। तो डेरिवेशंस के दौरान हमें यहाँ पे आइडिया मिलता है कि किस तरीके और कैसा यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी सिंपल क्वेश्चन है। बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम ए नोट इज बोहर रेडियस। ए नोट आपके पास बोहर रेडियस है, आपको निकालनी है। तो बेटा सबसे पहली बात, सिंपल सी बात, देखो
आपको पता है mvr इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई, ये बोहर का पॉस्टुलेट था, बताओ यस या नो, था कि नहीं था भाई? बिल्कुल था सर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप एक चीज देखो बेटा, यहाँ पे एक चीज देखो आप कि अगर अपन बात करें तो अपने पास क्या है, हाँ, अगर मैं इसको स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मेरे पास क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मेरे पास हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब मैं इसको एम स्क्वायर कर दूं, वी स्क्वायर कर दूं, आर स्क्वायर कर दूं, इधर भी स्क्वायर कर दूं, ठीक है, तो कुल मिला के मेरे पास वी स्क्वायर क्या आने वाला है बेटा, ध्यान से समझो, वी स्क्वायर मेरे पास क्या आने वाला है, वी स्क्वायर मेरे पास आने वाला है एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 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 क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर और आर स्क्वायर और बेटा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपना, और ये 4 आ जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा ये तो, और ये पाई स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर बात, ये क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आर यहाँ पर मतलब ए नोट इज द बोहर रेडियस है, ए नोट यहाँ पर बोहर रेडियस को बोल रहा है, तो बोहर रेडियस तुम्हें पता है कितनी होती है, 0.53 एन स्क्वायर बाय जेड होती है क्या बेटा, कितनी होती है, 0.53 एन स्क्वायर बाय जेड। भाई आर बराबर क्या होता है, 0.53, रेडियस अपन ने निकाली थी, याद करो, 0.53 एन स्क्वायर बाय जेड होती है, क्या बताओ कितनी होती है, एन स्क्वायर बाय जेड होती है, बिल्कुल सर, एन स्क्वायर बाय जेड ही होती है। तो अब अपन क्या करेंगे कि ये कौन से ऑर्बिट में पूछ रहा है, सेकंड बोहर ऑर्बिट में पूछ रहा है ना, तो सेकंड बोहर ऑर्बिट में हमारे पास आप ये देखो बेटा कि 0.53 ये तो हो गया ए नोट, इसको तो अपन ने क्या मान लिया, बोहर रेडियस ए नोट एक कांस्टेंट है, 0.53 एन स्क्वायर मतलब ए नोट इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0.53 एन स्क्वायर बाय जेड? बिल्कुल सर लिख सकते हैं अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अब आप इसको फिट कर दो बेटा किसके अंदर, अब आप इसको इस वाले को, मतलब ये जो रेडियस का आपका फॉर्मूला आया आर इज इक्वल्स टू ए नोट बाय एन स्क्वायर बाय जेड, ठीक है ना, इसको आप कहाँ पे रख दो बेटा, इसको आप रख दो काइनेटिक मतलब इस वाले फॉर्मूले में। भाई वी स्क्वायर अपन इसकी जगह वी स्क्वायर यहाँ पुट करेंगे और ये वाले आर की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। इन सब वैल्यूज को अगर पुट करते हैं, ध्यान से देखना, इन सब वैल्यूज को अगर पुट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या आती है, हाफ इंटू मास है बेटा, बिल्कुल है सर, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर है, वी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एन स्क्वायर, एन स्क्वायर आप देखोगे यहाँ पे एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट जाएगा, वैसे तो पहले पुट कर लेते हैं एन स्क्वायर और एच स्क्वायर बेटा अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर और अपॉन में एम स्क्वायर और एम स्क्वायर, आर स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा बेटा, ये ए नोट का एन स्क्वायर, यानी ए नोट आपके पास आ गया और ए नोट का स्क्वायर आ गया आपके पास और एन का भी स्क्वायर आ गया, यानी एन की पावर 4 आ गई, ठीक है, और अपॉन जेड आ गया, तो जेड तो ऊपर चला गया, मतलब ये वाला जो जेड है ये तो ऊपर चल जाएगा, इनटू यहाँ पर आ गया बेटा जेड। क्लियर है, यहाँ पर क्या आ गया, जेड आ गया, और क्या चीज़ बची, और क्या चीज बची बेटा, ए नोट स्क्वायर एन स्क्वायर बाय जेड, बिल्कुल ये फॉर्मूला अपना यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो एक एम से एम कट गया, एन स्क्वायर से ये एन स्क्वायर मतलब कट गया, और जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तो 1 हो जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के लिए है सेकंड बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपके पास क्या बनने वाला बेटा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपके पास बनने वाला है हाफ इंटू मास तो नीचे चला गया, ऊपर केवल क्या बचा, एच स्क्वायर अपॉन एम, यहाँ पे एक एम से एम कट गया तो एम बचा, ए नोट स्क्वायर, और बेटा पाई स्क्वायर भी तो था वहां पर, ये देखो पाई स्क्वायर भी था और ये 4 भी था बेटा, अपन ने 4 नहीं लिखा यहाँ पर, 4 भी था, ठीक है। तो पाई स्क्वायर इंटू 4 और क्या था, एन स्क्वायर बच जाएगा यहाँ पर, तो एन की वैल्यू तो यहाँ पर क्या आने वाली है, 2 आने वाली, क्या, क्योंकि क्या बोला इसने सेकंड बोहर ऑर्बिट, तो एन की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, बताओ क्लियर है। अब देखो ये तो क्या क्या बचेगा, एच स्क्वायर बचा अपॉन 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 32, 32 एम बचा बेटा, ए स्क्वायर बचा और पाई स्क्वायर बचा, ठीक है, ए नोट स्क्वायर मतलब ए नोट स्क्वायर और पाई स्क्वायर बचा, तो 32 पाई स्क्वायर एम ए नोट स्क्वायर। क्या ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, सी वाला, बिल्कुल सर,
क्वेश्चन इजी था बट थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, मतलब आपको ध्यान से वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकालना है, ऐसा कुछ भी नहीं है बाकी इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड बोहर ऑर्बिट, जो हमारा सेकंड बोहर ऑर्बिट है बेटा ऑफ हाइड्रोजन एटम, वो क्या है, एनोड बोहर रेडियस है हमारे पास, एनोड क्या है हमारे पास, बोहर रेडियस है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हमें कैलकुलेटिव क्वेश्चंस को करना है। क्या मेरी बात क्लियर है? बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो, नहीं समझ आया फिर से देख लो कि भैया एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर एन स्क्वायर, ये अपना पास इक्वेशन था, एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई बोहर का पोस्टुलेट था। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर रखा, वी स्क्वायर की वैल्यू निकाली और आर की वैल्यू अपन यहाँ से निकाली, ठीक है ना, आर की फॉर्मूला होता है ये वाला, रख के अपन ने सारी वैल्यूज निकाली तो हमारे पास आंसर आ जाता है थर्ड सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि इन द एमिशन लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम हाउ मेनी लाइंस कैन बी अकाउंटेड फॉर ऑल पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम फिफ्थ एनर्जी लेवल इन द एटम। मतलब फिफ्थ एनर्जी लेवल से आप फर्स्ट पे आ रहे हो, ग्राउंड पे आ रहे हो, कहने का मतलब, ठीक है ना। क्वेश्चन को, लैंग्वेज को समझो। इन द एमिशन लाइन स्पेक्ट्रा का एमिशन था बेटा, स्पेक्ट्रल लाइन थी ना यूं इस तरीके से ऑर्बिट्स में, अगर मान लो फिफ्थ से फर्स्ट ऑर्बिट पे आ रहे हैं तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइन रिलीज हो सकती है, तो उसका एक फॉर्मूला भी था, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन रिलीज होने का, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी निकलेंगी, उसका फॉर्मूला बेटा हमारे पास था क्या, n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 अपॉन में क्या कर देंगे 2 कर देंगे। यही फॉर्मूला था हमारे पास। n2 कितना है हमारे पास, फिफ्थ ऑर्बिट से ट्रांजिशन हो रहा है बेटा, कहां से, हाउ मेनी लाइंस कैन बी अकाउंटेड फॉर ऑल पॉसिबल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम फिफ्थ से आएगा कहां, फर्स्ट पे, कहां पे आएगा, फर्स्ट पे आ रहा है, ठीक है। कुछ नहीं लिखा है, ऐसा बोलता सेकंड ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट तो अपन मानते बट फर्स्ट मानेंगे, अभी कुछ नहीं दिया तो 5 माइनस 1 इंटू बेटा क्या कर देंगे 5 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन में क्या कर देंगे 2 कर देंगे। हियर 4 इंटू कितना बच जाएगा 5 माइनस 1 4, ये माइनस 1 प्लस 1 5 ही बचेगा अपॉन 2, तो 20 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 10 आपके पास आ जाएगा। तो टोटल 10 ऑप्शन वाला सी आपका करेक्ट हो गया कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी पॉसिबल है इस ट्रांजिशन में, तो इतनी पॉसिबल से। देखो यहाँ में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस करा रहा हूं बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से और चैप्टर के हर एक टॉपिक से क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट किया गया है, तो आप टेंशन फ्री रहें। बात समझ आ गई क्या? चलो नेक्स्ट करें। यस सर, नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैंने समझा था कि भैया ये लाइट के पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आप बात करें तो फोटो करंट, इफ इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फोटो करंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर अपन इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन्स, भाई फ्रीक्वेंसी या डिक्रीज विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन्स डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, डिपेंड्स ओनली ऑन द इंटेंसिटी। तो पहले तो फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी में डिफरेंस समझो। देखो क्या कह रहा है कि मेटल सरफेस होता है, भाई मेटल सरफेस पे लाइट गिरती है और लाइट से क्या इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं बेटा, क्या इजेक्ट होते हैं इलेक्ट्रॉन। अच्छा अब देखो फ्रीक्वेंसी मतलब है कि कितनी स्पीड से फोटोन्स आ रहा है, मतलब अब जैसे कि ना इंटेंसिटी तो क्या हो गई, इंटेंसिटी ये हो गई बेटा कि एक पर्टिकुलर एरिया था, इस पर्टिकुलर एरिया में मैंने कहा कि लाइट की इंटेंसिटी I1 है और उस समय नंबर ऑफ फोटोन्स इस पर्टिकुलर एरिया में जो थे वो 100 थे, 100 फोटोन आ रहे थे, 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। मैंने कहा I2 इंटेंसिटी आई और वो 100 से कितने हो गए 200 हो गए, मतलब फोटोन्स 200 आ रहे हैं तो 200 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो बेटा इंटेंसिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी तो फोटो करंट बढ़ेगा। इसका मतलब इंटेंसिटी इंक्रीज करने से फोटो करंट बढ़ता है। फ्रीक्वेंसी क्या है, अब फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन के इजेक्ट होने की स्पीड बढ़ेगी। बात समझ आ रही है क्या? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी बढ़ रही है फोटोन्स की नंबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, नंबर्स इज टोटली डिपेंडेंट ऑन इंटेंसिटी एंड इंटेंसिटी बढ़ेगी तभी तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। तो ये बात याद रखना कि जो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक मतलब फोटो करंट बेटा तो डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन्स बट डिपेंड्स ओनली ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास। और फोर्थ वाला तो डज नॉट डिपेंड ऑन बोथ, ऐसा तो हो ही नहीं है कि बोथ पर डिपेंड ना करे, किसी एक पर तो डिपेंड करेगा, या तो फ्रीक्वेंसी पे करेगा या इंटेंसिटी पे। बट फोटो करंट किस पर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुड हैव द सेम वेवलेंथ एज द बाल्मर ट्रांजिशन n इक्वल्स टू 4 से 2। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत शानदार वाले हैं। वेवलेंथ का फॉर्मूला यहाँ पर लगता है सेम वेवलेंथ, तो वेवलेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा होता है, ये वाला 1/λ इज इक्वल्स टू z स्क्वायर r रेडबर्ग कांस्टेंट हो गया
1/n1 का स्क्वायर और -1/n2 का स्क्वायर, ये वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है। ये कह रहा है बेटा कि व्हाट ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम, ऐसा कौन सा ट्रांजिशन हो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर, वुड हैव द सेम वेवलेंथ, जिसकी वेवलेंथ क्या हो यानी लैम्डा सेम हो एज द बाल्मर ट्रांजिशन n इक्वल्स टू 4 से 2 इन हीलियम प्लस स्पेक्ट्रम। बेटा ये क्वेश्चन मुझे पता है पूरा, हीलियम प्लस यहाँ पे मिस हो गया था, टाइपिस्ट लिखना, आप लिख लेना इन द हीलियम प्लस स्पेक्ट्रम, यानी कि हीलियम प्लस स्पेक्ट्रम में 4 से 2 का जो ट्रांजिशन हुआ है, ठीक है ना, उसकी कोई वेवलेंथ होगी लैम्डा। वो कब सिमिलर होगी, मतलब किस प्रकार से सिमिलर होगी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के ट्रांजिशन में, मतलब इनमें से ऐसा कौन सा ट्रांजिशन है हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन एटम के लिए जिसकी वेवलेंथ इस वाले ट्रांजिशन के हीलियम प्लस के बराबर आए। तो पहले तो हीलियम प्लस की वेवलेंथ निकाल लेते, कितनी आएगी 1/λ इज इक्वल्स टू हीलियम के लिए बेटा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, z स्क्वायर मतलब एटॉमिक नंबर, और ये r हमारे पास हो जाएगा 1/n1 कितना दिया है मुझे 2, 1/2 का स्क्वायर -1/4 का स्क्वायर। बात समझ आ गई क्या? यहाँ पे मेरा जो लैम्डा आएगा वो आएगा 1/λ इज इक्वल्स टू 4r अपॉन, यहाँ पे 1/ मैं करूँ कितना 1/4 -1/16, क्लियर है? तो 1/λ इज इक्वल्स टू 4r इंटू 16 -4/16 4 जा 64, मेरे पास आ गया आंसर। बताओ क्लियर है क्या? तो 1/λ इज इक्वल्स टू 4r इंटू 16 - 4 कितना हो गया बेटा, मेरे पास हो गया 12/64 हो गया। तो 4 1 जा 4 और यहाँ पे 4 5 4 6 जा 24 हो गया, 12/16। तो ये आपका कितना आ जाएगा बेटा, 2 6 जा 2 8 जा 2 3 जा 2 4 जा। तो लैम्डा आपके पास कितना आ गया, लैम्डा आपके पास आ गया, ये रिवर्स भाई 1/λ है तो रिवर्स कर देंगे इसका, तो 1/r अपॉन में आ जाएगा, ठीक है, और ये 4/3 आ जाएगा इंटू 4/3 आ जाएगा। r, ठीक है। अब ये वाला जो लैम्डा आया है ये इनमें से कौन से ट्रांजिशन के बराबर है हाइड्रोजन के लिए? तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट इजी ट्रिक, देखो सेम तो होगा नहीं, तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। सेम इसलिए नहीं होगा बेटा क्योंकि हीलियम का 4 से 2 है, तो हीलियम में तो z अलग होता है, हाइड्रोजन का z 1 होता है, तो ये वाला ट्रांजिशन तो वैसे भी नहीं है। अच्छा, ये ऑड नंबर से ट्रांजिशन हो रहा है क्या? बी और सी वाला ऑप्शन में ऑड नंबर से ट्रांजिशन हो रहा है, लेकिन ये तो इवन वाला ट्रांजिशन है। तो फिर आप देखो डी वाला ऑप्शन चेक करो, क्योंकि ये इवन से हो रहा है ट्रांजिशन, यहाँ से कहाँ से हो रहा है, इवन से ट्रांजिशन हो रहा है, इवन नंबर से, इवन ऑर्बिट से। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो 1/λ इज इक्वल्स टू, हाइड्रोजन के लिए 1 हो गया एटॉमिक नंबर, 1 का स्क्वायर हो गया इंटू बेटा r हो गया, और 1/1 का स्क्वायर -1/2 का स्क्वायर। तो 1/λ इज इक्वल्स टू r किसके बराबर आ गया, 4 - 1 ही रहेगा, ये अपॉन 4 आ जाएगा, क्लियर है? तो लैम्डा किसके बराबर आ जाएगा, 4/3r के बराबर आ जाएगा क्या? तो मतलब ये वाला ट्रांजिशन जो है सिमिलर है हीलियम प्लस के 4 से 2 के ट्रांजिशन के लिए। क्या मेरी बात क्लियर है क्या? बोलो क्लियर है, यस या नो? देखो एक चीज मैं तुम्हें बताऊं भाई, यहाँ पे क्या हुआ, आप डायरेक्ट ट्रिक भी लगा सकते थे। कैसे? कि ये जो है ये वाला आपका जो है ट्रांजिशन, इसमें z कितना हो रहा है बेटा, 2 टाइम्स हो रहा है, मतलब z क्या हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है, और यहाँ पे जो है z आपका क्या हो रहा है, 1 टाइम्स हो रहा है, मतलब हाफ हो रहा है। तो सबसे पहली बात तो z का फर्क पड़ेगा, तो ये दोनों भी हाफ हो जाएंगे, ये दोनों भी कितने हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। और जब इन दोनों को हाफ कर दोगे तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 1। तो इस तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो 2 से 1 ट्रांजिशन। क्लियर हो गई बात? ये ट्रिक थी कि भाई यहाँ पर आपका जो ट्रांजिशन है वो क्या हुआ भाई, डबल हुआ ना, यहाँ पे z क्या है, डबल है, ठीक है, बट हाइड्रोजन में z क्या है, हाफ है, तो हाफ कर दो उसका, बस इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एन इलेक्ट्रॉन, a proton and an alpha particle have kinetic energies of 16 e 4 e and e respectively। हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल। ध्यान से समझना, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और एक
ये वाला क्वेश्चन करेंगे बेटा, ध्यान से सुनना। तो इस क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे कि हमारे पास जो वेवलेंथ है वो दे रखी है कि एन इलेक्ट्रॉन, अ प्रोटॉन एंड ए अल्फा पार्टिकल हैविंग काइनेटिक एनर्जीज ऑफ 16 E। देखो काइनेटिक एनर्जीज की अगर अपन बात करें, काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पे अपन बात करेंगे बेटा मासेस की, जिसकी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल आपके पास हैं, यानी 3 पार्टिकल्स आपको गिवन हैं। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कितनी दी है? 16 E दी है, बिल्कुल ठीक है। और प्रोटॉन की कितनी दी है? 4 E दी है। और यहाँ पर अल्फा पार्टिकल की कितनी दी है? E दी है आपको, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात। अब देखो बेटा, मास ऑफ प्रोटॉन जो है, अगर वो मैं m मानूं, ठीक है, क्या मानूं? m मानूं, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हो जाएगा कितना? देखो एक रिलेशन होता है, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 10⁻³ टाइम्स। कहने का मतलब क्या है कि मास ऑफ प्रोटॉन काफी ज्यादा होता है बेटा इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, तो मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो अप्रोक्सीमेटली कहीं ना कहीं 10⁻³ टाइम्स होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, ये आपको मान के चलना है, ठीक है। तो मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो मैं कितना मानूंगा यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो कितना मानूंगा? 10⁻³ टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और यहाँ पे, या फिर ऐसा कर लो कि मास ऑफ प्रोटॉन को तो mp ही रहने दो, और यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपन कितना मान लेंगे बेटा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपन मान लेंगे मास ऑफ प्रोटॉन्स डिवाइडेड बाय 10⁻³। और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल्स की अगर अपन बात करें बेटा, तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना हो जाता है? देखो अल्फा पार्टिकल क्या है? हीलियम का न्यूक्लियस। हीलियम का मास क्या होता है? 4। भाई हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, तुम्हें पता है, तो उसका मास 1 होता है। तो हीलियम में कितने, हीलियम का मास कितना है? 4 टाइम्स ऑफ हो जाएगा, मतलब हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना हो गया? 4 टाइम्स। कितना हो गया? 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। क्या बात समझ आ गई क्या? 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। इस तरीके से हम डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया ओवरऑल डाटा कि भाई ये इसको अगर इसको मैंने 1 माना तो इसको 1/10⁻³ मान लिया, और इसको मैंने 4 मान लिया, बस सिंपल सी बात। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा, अब अपन लिखेंगे किस किस के लिए? लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए, लैम्डा फॉर प्रोटॉन के लिए, और लैम्डा फॉर अल्फा पार्टिकल के लिए। बेटा तीनों के लिए लैम्डा लिखेंगे अपन। लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? h/√2 इंटू m इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? मास ऑफ प्रोटॉन मतलब 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 10⁻³ टाइम्स हो जाएगा। √2 ये रिलेशन पढ़ा है ना तुमने, लैम्डा इज इक्वल्स टू h/√2 इंटू m इंटू काइनेटिक एनर्जी बेटा E। ये रिलेशन होता है वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी और मास के बीच में, बिल्कुल सर। तो 2 इंटू m इंटू काइनेटिक एनर्जी कितनी है इसकी? 16 E। कितनी दी है? 16 E दी है, क्लियर है। तो ये आप 16 टाइम्स है, मतलब इधर h अपॉन कितना हो जाएगा बेटा? ये अपन क्या निकाल रहे हैं? लैम्डा। h/√2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन का 1 मानेंगे, इंटू काइनेटिक एनर्जी कितनी दी इसकी? 4 ही दी है। h/√2 का 2 इंटू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स, इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास? E हो जाएगी। एनर्जी कितनी हो जाएगी हमारे पास? E हो जाएगी। एनर्जी कितनी हो जाएगी? E हो जाएगी। तो अब आप देख लो कि H से H तो कट गया। अच्छा, लैम्डा किसका ज्यादा बेटा? लैम्डा किसका ज्यादा? जिसका ये सम बहुत कम, जिसका ये वाला सम क्या होगा? बहुत कम। अब देखो ये वाला सम किसका कम है? तो ये तो 16 2 32 और रूट में आपका सम मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 ये कितना आ गया? 1/32 तो 0.032 आ जाएगा, ठीक है। रूट में, किसमें? रूट में। तो ये सम तो बहुत कम है। अच्छा, यहाँ पर अगर अपन बात करेंगे तो 1/समथिंग कितना आ जाएगा? √8 आ जाएगा, काफ़ी ज़्यादा है। ये बात करेंगे तो ये वही 1/√8 आ जाएगा। बेटा लैम्डा किसका ज़्यादा? जिसका ये सम सबसे कम। तो ये वाला सम सबसे कम किसका है? इलेक्ट्रॉन का, यानी इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी। बात समझ गए क्या? इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा। क्यों बेटा? ये वाला सम कम आ गया ना। अरे आप खुद देखो ना कि यहाँ पे बहुत कम वैल्यू से h डिवाइड होगा, यहाँ पे √8 से h डिवाइड होगा, यहाँ पे भी √8 से, तो ये इक्वल है। बट ये साइन उल्टा है, बट इसमें करेक्शन कर लो बेटा, ये वाला साइन कुछ इस तरीके से है, ठीक है ना। ये दिस इज द मिस्टेक ऑफ
ठीक है ना, एरर है थोड़ा सा, बट ये वाला आपका करेक्ट है कि लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, अल्फा और प्रोटॉन का तो क्या आ रहा है, बराबर ही आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा सीधा सीधा। क्लियर है? तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ऐसा क्वेश्चन रिपीटेशन में आ चुका है नीट में बेटा, ये बात याद रखना। क्लियर है? तो कॉन्सेप्ट कुछ नहीं था, बस कॉन्सेप्ट आपको पता था कि एनर्जी फॉर्म, वो पहली बात तो फॉर्मूला, फिर मास का रिलेशन आपको आना चाहिए, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। नेक्स्ट है हमारे पास, ए डाई एब्जॉर्ब अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ ए एंड री एमिट्स same energy into two photons of wavelength lambda 1 and lambda 2 respectively. The wavelength of lambda is related with the lambda 1 and lambda 2 s. कहने का मतलब क्या है बेटा कि एक डाई होती है, डाई समझ रहे हो? डाई का मतलब क्या है, एक डाई है, ठीक है, और वो डाई जो है बेटा एक एनर्जी ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर रही है और उतनी ही एनर्जी के दो री एमिट कर रही है। ठीक है ना, फोटोन ऑफ वेवलेंथ, मान लो इसने एक लैम्डा एब्जॉर्ब किया और लैम्डा 1 और लैम्डा 2 एमिट किया, तो यहाँ पे इसकी जो एनर्जी है E, इसकी एनर्जी E1, इसकी एनर्जी E2, तो एनर्जी जो है ये वाली किसके बराबर हो जाएगी, E1 प्लस E2 के बराबर हो जाएगी क्या? क्वेश्चन में ये खुद ही तो बोल रहा है, देखो, ए डाई एब्जॉर्ब ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ ए एंड री एमिट द सेम एनर्जी इनटू टू फोटोन्स में सेम एनर्जी स्प्लिट कर देता है, बिल्कुल। तो E बराबर E1 प्लस E2 के बराबर। अच्छा, अपन को लेकिन एनर्जी का रिलेशन नहीं निकालना, किसका निकालना है, लैम्डा का। तो लैम्डा एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो भाई एनर्जी क्या होती है, एच सी बाय लैम्डा होता है। तो आप यहां पर ये ले लो ना, भले आपकी इच्छा हो रही तो ऐसे ले लो, ये मैं लिख दूंगा एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा 1 प्लस एच सी बाय लैम्डा 2। ठीक है, तो ये एच सी तो कॉमन आके कट जाएगा, बचेगा क्या, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा 1 प्लस 1 अपॉन लैम्डा 2। ठीक है, तो आपका 1 अपॉन लैम्डा कितना आ जाएगा बेटा, ये तो आ जाएगा लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2। लैम्डा कितना आ जाएगा, ये तो 1 अपॉन लैम्डा है, लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 1। क्या ऐसा आंसर कोई है क्या हमारे पास? बिल्कुल है सर, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। सिंपल क्वेश्चन थे, देखो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बात समझ गए क्या? ऐसा कोई हैवियर क्वेश्चन नहीं आते, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं रिपीटेड। ठीक है, कुछ इसमें मैंने जेई मेंस के भी रखे हैं, क्योंकि जेई मेंस के प्रीवियस ईयर जो होते हैं बेटा वो एज इट इज उठ करके नीट में आ जाते हैं, ये बात ध्यान रखना। क्लियर हो गई बात? चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारे पास ये वाला। ये तो बहुत ही सिंपल है यार, मैच द कॉलम करना है इसमें तो। ठीक है, जैसे प्लम पुडिंग मॉडल है, तो वही वाटरमेलन वाला मॉडल हो गया। किसने दिया था प्लम पुडिंग मॉडल? रदरफोर्ड ने दिया था। ठीक है, और जैसे एटम्स आर इनडिविजिबल, तो ये डाल्टन्स की थ्योरी के अंदर था। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इतना होता है, द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ होता है। प्लेनेटरी मोशन किसने दिया था? प्लेनेटरी मोशन थॉमसन ने। बी का क्या क्यू, ये क्या देख लो। तो इस तरीके से आप देख लो कि भैया प्लेनेटरी मोशन ही नहीं, एक मिनट, प्लम पुडिंग मॉडल तो थॉमसन ने दिया था, सॉरी गलती से मिस्टेक हो गया। ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया था बेटा? प्लम पुडिंग मॉडल तो थॉमसन ने दिया था। ठीक है, और प्लेनेटरी मोशन रदरफोर्ड ने दिया था। और एटम प्लेनेटरी मोशन मतलब रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद उसने बताया कि भैया न्यूक्लियस जो है एक बहुत ही छोटे से कंसंट्रेटेड एरिया में रहता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, जिस तरीके की प्लैनेट्स मोशन होता है। प्लैनेट्स में क्या होता है, सन होता है सेंटर में, उसके चारों तरफ क्या करते हैं, प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। सेम एज दैट उसने ऐसा कहा। एटम्स आर इंडिविजुअल, ये डाल्टन्स की थ्योरी थी। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये होता है और द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होता है। तो ए का आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए का आपके पास हो जाएगा क्यू, ए का क्यू, यानी ये वाला ऑप्शन तो कट गया। बी का आर, ये तीनों में बी का आर है। सी का आपके पास क्या है बेटा? सी का आपके पास टी है, तो सी का आपके पास टी वाला ये वाला ऑप्शन है। डी का आपके पास क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एस है, नहीं, डी का आपके पास पी है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। देख लो, ए का क्यू है, ए का क्यू है, बी का आर है, बी का आर है, बिल्कुल है। सी का टी है, सी का बिल्कुल क्या है हमारे पास? टी है। और डी का पी है, डी का हमारे पास बिल्कुल पी है। और ई का एस है, ई का हमारे पास बिल्कुल एस है। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला देखो, अकॉर्डिंग टू द वेव ड्यूअलिटी ऑफ नेचर मैटर बाय डी ब्रोगली की जो इक्वेशन थी, मतलब डी ब्रोगली ने क्या कहा था कि भैया यदि आप लाइट को पार्टिकल मान सकते हो, तो क्या एक पार्टिकल भी लाइट की तरह बिहेव कर सकता है? क्योंकि यदि अपन एक पार्टिकल को हाई स्पीड में एक्सेलरेट करें, क्या बोल रहा हूं मैं, यदि हम एक पार्टिकल को हाई स्पीड में एक्सेलरेट करें तो वो वेव की तरह
बन सकता है कि नहीं बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है सर। तो अकॉर्डिंग टू द वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी ऑफ मैटर बाय डी ब्रोगली, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ प्लॉट प्रेजेंट्स मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स लैम्डा एंड मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स पी। ठीक है, तो लैम्डा की अगर मैं बात करूं बेटा तो वो हमारे पास क्या होता है, H/P होता है, क्या बताओ? ठीक है, ये होता है लैम्डा मतलब डी ब्रोगली का। तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या पी के? तो लैम्डा वर्सेस मोमेंटम का ग्राफ ही तो पूछा है, लैम्डा वर्सेस मोमेंटम का ग्राफ इनवर्स का कैसा होता है, हाइपरबोला टाइप आता है। तो ये वाला डी ऑप्शन सीधा सीधा करेक्ट, इसमें तो कुछ नहीं करना था, बस आपको रिलेशन देख के ग्राफ टिक करना था और इसमें कुछ भी नहीं करना था। तो अकॉर्डिंग टू द वेव ड्यूअलिटी बेटा इस तरीके का अपन को क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन करते हैं ये वाला। ये तो बहुत इजी है, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, ये कहाँ लाई करती है? तो लाइमन कहाँ लाई करती है? लाइमन बेटा यूवी रीजन में लाई करती है, तो फर्स्ट का सेकंड हो गया। पाल्मर कहाँ लाई करती है? पाल्मर लाई करती है विजिबल रीजन में। पाल्मर कहाँ लाई करती है? विजिबल में। बाकी ये दोनों इंफ्रारेड में। तो ए का तो हो गया सेकंड और बी का हो गया फोर्थ। ए का सेकंड, बी का फोर्थ, ए का सेकंड, बी का फोर्थ। एक ही ऑप्शन है, दैट इज डी वाला। क्लियर है? ये तो बहुत बच्चे वाला क्वेश्चन था, इसमें कोई सोचने से समझने के लिए आपको टाइम नहीं चाहिए था। नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ द सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस 2 इज एक्स बेटा। ये बोल रहा है रेडियस जो है सेकंड ऑर्बिट की लिथियम 2+ की वो है एक्स। एक्सपेक्टेड रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम प्लस 3। कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है रेडियस का। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये आते रहते हैं नीट एग्जाम में इस तरीके के, तो छोड़ के मत जाना। तो रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस 2 इज एक्स। रेडियस का फॉर्मूला, सबसे पहली बात, रेडियस होती है 0.53 n स्क्वायर बाय z, या 0.529 भी बोलते हो ना आप, तो 0.53 होता है वो अप्रोक्सीमेटली। तो द रेडियस ऑफ द सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+ इज x। सेकंड ऑर्बिट लिथियम, लिथियम के लिए z क्या हो जाएगा बेटा? लिथियम के लिए हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 हो जाएगा z, और n के लिए सेकंड ऑर्बिट बोल रहा है ना, सेकंड ऑर्बिट, तो उसकी जो रेडियस है वो x मानी इसने, तो x बराबर 0.53 सेकंड ऑर्बिट के लिए, तो n की वैल्यू हो जाएगी 2 का स्क्वायर अपॉन z कितना हो जाएगा 3। डिवाइड कर देते हैं क्योंकि रिलेशन निकालना है ना। एक्सपेक्टेड रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ r, थर्ड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, फोर्थ हो गया एटॉमिक नंबर, 0.53 बेरिलियम की कौन सी बेटा? थर्ड ऑर्बिट, तो 3 का स्क्वायर अपॉन फोर्थ ऑर्बिट में होगा, तो ये से ये कट गया। ठीक है, तो अब अपन इसको अगर जमाएं तो क्या जम जाएगा? x अपॉन r इज इक्वल्स टू 4/3 इंटू 4/9 हो जाएगा। तो दैट इज r आपके पास क्या हो जाएगा बेटा? ये तो 27 हो जाएगा। ठीक है, तो r आपके पास हो जाएगा 27x/16, 27x/16। क्लियर है? तो ऐसा कोई आंसर है क्या? 27x/16। डी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका सीधा सीधा क्या होता है? करेक्ट होता है। क्या मेरी बात क्लियर है? बताओ, डी वाला ऑप्शन जो है यहाँ आपका बोलो क्लियर है? डी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका सीधा सीधा क्या हो जाता है बेटा? करेक्ट हो जाता है। क्लियर बात? बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस बिल्कुल बिल्कुल रहते हैं। क्लियर हो गई बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम इन लाइमन सीरीज इज लैम्डा। ध्यान से पढ़ना, ठीक है? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम इन लाइमन सीरीज इज लैम्डा। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, देखो वेवलेंथ शॉर्ट कब होती है? जब एनर्जी गैप बहुत ज्यादा हो। भाई ऑर्बिट्स होते हैं 1 2 3 4 ऐसे ऑर्बिट है, तो n इक्वल्स टू फर्स्ट ऑर्बिट है, और एनर्जी गैप बहुत ज्यादा, मतलब मैं एनर्जी गैप कहाँ मान लूं? इन्फिनिटी पे मान लूं। मतलब इन्फिनिटी से यदि कोई फर्स्ट पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो भी लाइमन सीरीज के अंदर ही आ रहा है। भाई कहीं से भी आए, फर्स्ट पे आए, वो किसके अंदर लाई कर रहा है? लाइमन सीरीज के अंदर लाई कर रहा है बेटा। किसके अंदर लाई कर रहा है? लाइमन सीरीज के अंदर। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बोला ना इसने, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब वो कहां से आ रहा है? इन्फिनिटी से, क्योंकि एनर्जी गैप ज्यादा, तो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ना बेटा। तो जितना ज्यादा एनर्जी गैप उतनी ज्यादा वेवलेंथ कम। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कहां पे होगी? जब n1 आपका 1 होगा और n2 इन्फिनिटी होगा। तो इसके लिए द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो यहाँ पे जो वेवलेंथ आई द 1/λ ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल्स टू z स्क्वायर आपका 1 हो गया इंटू डायरेक्ट r लिख दूं मैं, z स्क्वायर बार बार लिखने की जरूरत नहीं, झंझट फालतू, ठीक है ना। 1 हाइड्रोजन एटम के लिए तो, और 1 आप बेटा फटाफट क्वेश्चन करना है यहाँ पर, तो 1/1 का स्क्वायर माइनस 1 इन्फिनिटी का स्क्वायर। ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0, 1/1, तो 1/λh आपके पास सीधा सीधा कितना आ गया बेटा? r के बराबर आ गया। ठीक है, ये तो हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज ऑफ हीलियम, बाल्मर सीरीज ऑफ हीलियम
हीलियम नहीं, यहाँ पे ये हीलियम प्लस होगा, हाँ हीलियम प्लस दिख रहा है ना, बिल्कुल हीलियम प्लस एटम इज, ठीक है ना, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, मतलब एनर्जी गैप सबसे कम। अच्छा, बाल्मर में एनर्जी गैप कम, यानी कि n इक्वल्स टू 2 हमारे पास है, तो n इक्वल्स टू 3 से 2 वाले का एनर्जी गैप क्या होगा, सबसे कम, मतलब इसकी वेवलेंथ क्या होगी, मैक्सिमम। बेटा एनर्जी गैप जितना कम होगा वेवलेंथ उतनी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो यहां पर 1 अपॉन लैम्डा किसके लिए, हीलियम प्लस के लिए, इज इक्वल्स टू r कितना हो जाएगा, 4 2 2 जा 4 हो जाएगा, z तो 4r अपॉन 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर मेरे पास हो जाएगा। तो 1 अपॉन लैम्डा ऑफ हीलियम प्लस इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा मेरे पास, हीलियम प्लस इज इक्वल्स टू 4r इंटू 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 9 आ जाएगा क्या बेटा, तो 9 माइनस 4 दैट इज 5, 9 4 जा 36, तो इज इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा 4r इंटू 9 माइनस 5 हो जाएगा, दैट इज 4 बच जाएगा अपॉन 36, और ये 4 9 जा 36, यानी 4r/9, यानी 1 अपॉन लैम्डा ऑफ He प्लस इज इक्वल्स टू 4/9 r आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, 4/9 r आ जाएगा, ठीक है। तो लैम्डा, अच्छा इसका लैम्डा कितना आ गया, लैम्डा ऑफ हाइड्रोजन आपके पास आ गया 1/r, ठीक है, अपॉन लैम्डा ऑफ He प्लस आपके पास आ गया बेटा कितना, इज इक्वल्स टू 9/4r, कितना आ गया, 9/4r आ गया, हाँ बिल्कुल 9/4r आ गया, ठीक है। ये 5 आएगा ना यार, 9 माइनस 4 यहाँ तो 5 आएगा, सॉरी 9/5r, ठीक है, क्लियर है, 9/5r आ गया। अब आप देखो r से r कट गया, तो लैम्डा h अपॉन लैम्डा He प्लस इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 5/9, ठीक है। तो हीलियम प्लस का निकालना है रिलेशन, तो लैम्डा ऑफ He प्लस इज इक्वल्स टू 9/5 लैम्डा h, ठीक है ना, और लैम्डा h कितना था, लैम्डा के बराबर था, तो 9 लैम्डा/5 के आंसर यही है कि अपने पास ए वाला ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सीधा सीधा बेटा ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, दैट इज 9 लैम्डा/5। बोलो क्या हो जाएगा, 9 लैम्डा/5 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात। तो ऐसे क्वेश्चंस आने के रहते हैं, एक तो देखो ये वाला रेडियस वाला पढ़ा अपन ने, इस तरीके के क्वेश्चंस भी। नेक्स्ट अपन करते हैं ये वाला, द एनर्जी ऑफ 1 मोल, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन्स ऑफ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर इज, जो एनर्जी है 1 मोल फोटोन के लिए कितनी होगी। तो एनर्जी सिंपल सी बात है बेटा, एनर्जी बराबर क्या होती है, h म्यू तुम्हें पता है, और लैम्डा की फॉर्म में hc/लैम्डा हो जाएगा। अच्छा 1 मोल के लिए पूछा है, तो 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, मतलब कितने फोटोन्स हो जाएंगे, Na फोटोन्स, यानी एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि 1 मोल किसके बराबर होता है, 1 मोल इज इक्वल्स टू बेटा 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 एंटिटीज, यानी कि ये एवोगैड्रोस नंबर के बराबर हो गए, यानी Na इंटू hc/लैम्डा, बस और कुछ भी नहीं करना, वैल्यू रखनी। Na की वैल्यू क्या रखोगे, 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 इंटू h की वैल्यू बेटा 6.63 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 34 इंटू c 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड लाइट की स्पीड, डिवाइडेड बाय लैम्डा कितना है 300 नैनोमीटर, यानी 300 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9 मीटर के अंदर। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे ना, जैसे ये 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है ना, तो अप्रोक्सीमेटली अभी अपन सॉल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा, दैट इज 399 किलो जूल्स पर मोल। कुछ नहीं, आपको बस 6.022 से 6.63 को इंटू करना है बेटा, तो कर लो भले यहाँ पे, आप इंटू कर लो इनको, तो अप्रोक्सीमेटली 399 किलो जूल्स के बराबर आपका आंसर आ जाएगा, कट कुटा के जीरोस जो भी है यहाँ पर, ये चीज क्लियर हो गई बात। तो ये क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी इजी क्वेश्चन है, ये जेई मेंस का क्वेश्चन है बेटा, जो शायद आपके मतलब नीट में भी इस टाइप के आ रखे हैं, तो फिर से रिपीट होने का चांसेस रह सकता है। नेक्स्ट, द मिनिमम एनर्जी, क्वेश्चन देखो पूछ रहा है, द मिनिमम एनर्जी दैट मस्ट बी possessed by photons in order to produce the photoelectric effect with platinum metal is, the threshold frequency of platinum is
बिल्कुल बिल्कुल बच्चे वाला क्वेश्चन दे दिया। देखो आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे दी है इतनी, और ये क्या पूछ रहा है, मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए। तो बेटा वर्क फंक्शन जो होता है हमारे पास दैट इज ई नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, एच इंटू म्यू नॉट, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी आपको दी है, एच आपको रखना है बस। एच कितना रखोगे आप, एच आप रखोगे कितना, ये 6.6 इंटू 10⁻⁻34, और फ्रीक्वेंसी आपको कितनी दी है 1.3 इंटू 10⁻15। ठीक है, तो सीधा सीधा एच म्यू फॉर्मूला लग गया बस। 6.6 को 13 से मल्टीप्लाई कर लो, 6.6 1.3 से 18 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 6 18 19, ठीक है ना, इंटू सॉरी मैं भी क्या कर रहा हूँ, 1 6 जा 1 6 जा, तो 8 नोट से 15 5 है बैंक यहाँ पे 8, ठीक है ना। तो 8 पॉइंट ऐसा तो कोई आंसर ही नहीं है, ये क्या हो गया भाई, 6.6 इंटू 1.3 8.58। The threshold frequency of platinum is 1.3 into 10⁻15 सेकेंड, और 6.6 इंटू 10⁻⁻34। तो यही तो लगाएंगे अपन, h की वैल्यू रख दी, म्यू की भी वैल्यू रख दी अपन ने 1.3 समथिंग, मल्टीप्लाई में तो गलत नहीं किया भैया, जल्दी देख लो। 6.6 इंटू 1.3 करना है ना, 6.6 इंटू 1.3, 3 8 यहाँ पे 1 यहाँ पे, 18 19 का 1 यहाँ पे 9 यहाँ पे, इंटू 1 6 जा 1 6 जा, तो यहाँ पे 8 नॉट से 15 का 5 यहाँ पे, 1 यहाँ पे 6 7 8, ये आ रहा है 858। बट ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे यार, क्या करें। द मिनिमम एनर्जी दैट मस्ट बी possessed by photons in order to produce the photoelectric effect with platinum metal is given that। एक मिनट बेटा क्वेश्चन चेक करते हैं पर, क्या पता क्वेश्चन मिस्टेक हो, एक सेकेंड, एक मिनट बेटा, ये वाला ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ पर आपको इसको करना पड़ेगा, 8.58 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है ना, इंटू 10⁻⁻19 जूल यहाँ पर है ऑप्शन, यहाँ पर थोड़ा सा गलती से टाइप हो गया था, 10⁻⁻19 जूल। तो अब बिल्कुल 858 मतलब ये वाला सी ऑप्शन आपका सीधा सीधा करेक्ट आ गया, 8.58 इंटू 10⁻�90 जूल सी ऑप्शन है, ये गलती से टाइप हो गया था और कुछ नहीं है, बाकी ये वाला क्वेश्चन आपका एकदम करेक्ट है। तो द मिनिमम एनर्जी दैट मस्ट बी possessed by photons in order to produce the photoelectric effect of the platinum is, बात समझ आ गई क्या, बोलो क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, बिल्कुल सर। देखो इफ द थॉमसन मॉडल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो इफ द थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम वाज करेक्ट, अगर थॉमसन मॉडल करेक्ट होता, भाई थॉमसन ने क्या दिया था, वाटर मॉडल दिया था कि एक पॉजिटिव स्पेयर होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड होते हैं, देन द रिजल्ट ऑफ रदरफोर्ड गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट वुड हैव बीन, क्या होता यदि थॉमसन मॉडल करेक्ट हो जाता। तो देखो बेटा वैसे एटम कैसा है, खोखला है, होलो है, बट थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है, पॉजिटिव पार्टिकल में स्पेयर, पॉजिटिव स्पेयर होता है, उसमें स्कैटर्ड होता है, बात समझ आ गई है, और बीच में जो बीज होते हैं वाटरमेलन में उस तरीके इलेक्ट्रॉन्स वहां पर एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो उस पर अल्फा रे जाती बेटा, तो अल्फा रे क्या होता कि अल्फा पार्टिकल पास टू द गोल्डफॉयल डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स विद रिड्यूस्ड स्पीड, होता क्या कि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है और सब तरफ इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो जैसे ही वो जाते, तो यदि सब तरफ इलेक्ट्रॉन है तो वो हर छोटे छोटे एंगल पर, मतलब हर पार्टिकल छोटे छोटे एंगल पर क्या हो जाता, डिफ्लेक्ट हो जाता, क्योंकि होलो तो है ही नहीं थॉमसन के अकॉर्डिंग। भाई थॉमसन के अकॉर्डिंग क्या है कि वाटरमेलन टाइप का मॉडल है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से एम्बेडेड है। अब अगर इस पर अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं, इस पर यदि अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं बेटा, तो वो तो इलेक्ट्रॉन से टकरा के एट एन स्मॉल एंगल डिवेट हो जाएंगे। अच्छा फिर क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो वो अट्रैक्ट करेगा, तो उसकी स्पीड भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस्ड, स्पीड भी क्या हो जाएगी उसकी, रिड्यूस्ड सी हो जाएगी। बात समझ आ रही है क्या। तो हियर अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स एंड विद रिड्यूस्ड स्पीड, ठीक है ना। ऑप्शन ए ही सीधा करेक्ट है, बाकी अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड ओवर वाइड रेंज ऑफ एंगल्स ऐसा नहीं होगा, स्मॉल एंगल पे होंगे। ऑल अल्फा पार्टिकल नहीं, ऑल भी नहीं हो सकते, क्योंकि पॉजिटिव पार्टिकल सब जगह थोड़ी स्कैटर्ड है, वो होता तो पॉजिटिव से टकरा के वापस बाउंस बैक हो जाता। पार्टिकल पास हो तो गोल्ड फॉइल विदाउट डिक्रीज इन स्पीड, ऐसा नहीं होगा, सारे पास नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सब जगह नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज को वो अट्रैक्ट करेगा और एट एन स्मॉल एंगल क्या करेगा, डेविएट करेगा। ये बात आप ध्यान रखना। नेक्स्ट, which of the graph shown below does not represent the relationship between incident light and the electron ejected from the metal surface। देखो इंसिडेंट लाइट और इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड की अगर अपन बात करें बेटा, तो
आप ये देखोगे कि इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन में अगर अपन बात करें तो कौन सा ग्राफ ये शो नहीं कर रहा है बिटवीन द इंसिडेंट लाइट एंड इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड। तो देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और एनर्जी ऑफ लाइट, तो देखो यहाँ पर अगर अपन देखें तो एनर्जी ऑफ लाइट कुछ ना कुछ तो होगी भाई, लाइट की एनर्जी कुछ ना कुछ तो होगी, जीरो तो हो नहीं सकती, जीरो तो बिल्कुल हो नहीं सकती, बात समझ रहे हो क्या। तो कुछ ना कुछ तो एनर्जी ऑफ लाइट होगी, और जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा। तो ये ग्राफ तो एकदम करेक्ट है, क्लियर है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंटेंसिटी, बिल्कुल इंटेंसिटी आप कितनी बढ़ा दो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि इंटेंसिटी से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, काइनेटिक एनर्जी नहीं। तो ये ग्राफ भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और अगर अपन बात करें ये वाले की फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट और काइनेटिक एनर्जी, तो ये बेटा मुझे कहीं सही नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि काइनेटिक फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट अगर है जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी की लाइट तो डालोगे, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ तो फ्रीक्वेंसी होगी ना भैया लाइट की, जीरो कैसे हो सकती है। तो ये वाला ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। हाँ ये वाला इधर होता तो फिर ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, हाँ जैसे ये नंबर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ज्यादा है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी पहले क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी ये थी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़े, फिर एक समय आएगा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट चाहे आप कितनी बढ़ाओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो डिपेंड ही नहीं करते ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करते हैं, इनसे इंटेंसिटी पे, फ्रीक्वेंसी पे थोड़ी डिपेंड करते हैं भाई, कांस्टेंट ही रहेंगे। फ्रीक्वेंसी आपकी ये है, ठीक है, आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो इलेक्ट्रॉन्स निकलना स्टार्ट हुए, बट कांस्टेंट रहेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पे थोड़ी, वो तो इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं। अभी अपन ने पिछला कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो ये तीनों ग्राफ सही है, ये वाला आपका कैसा है, इनकरेक्ट ग्राफ है, ये वाला आपका कैसा है, इनकरेक्ट ग्राफ है। तो सी वाला ऑप्शन आपका कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। तो अपन को यही पूछा था कि कौन सा ग्राफ यहाँ पर इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं ये वाला कि व्हाट इज द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इन द लाइट, व्हाट इज द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, मतलब वर्क फंक्शन क्या होगा मेटल का, इफ द लाइट ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम, यदि 4000 एंगस्ट्रॉम की जनरेट करती है फोटो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वेलोसिटी इतना फ्रॉम इट, व्हाट इज द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इफ द लाइट ऑफ वेवलेंथ जनरेट अ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वेलोसिटी इतना फ्रॉम इट। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, वेलोसिटी, कुल मिला के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आपको लगानी है। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आपके पास क्या थी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, यही तो था भाई, एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, ठीक है। या फिर आप ऐसा लिख सकते हो कि भाई इस तरीके से, मतलब ये तो इक्वेशन थी ही, दूसरा ये थी कि आपने एच म्यू की लाइट डाली, ये वर्क फंक्शन हो गया एच म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो इसी को तो मैंने मॉडिफाई करके ऐसे लिखा है, बात समझ आ गई क्या। आपको पूछ क्या रहा है ये, व्हाट इज द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, वर्क फंक्शन मतलब आपको क्या पूछ रहा है, एच म्यू नॉट पूछ रहा है। तो एच म्यू नॉट क्या हो जाएगा बेटा, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा एच म्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी, क्लियर है। एच म्यू माइनस क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आपके पास हो जाएगा। तो एच म्यू आपके पास कितना हो जाएगा, एच वेवलेंथ दे रखी है यहाँ पर, तो एच सी बाई लैम्डा अपन लिख देंगे, माइनस काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगी, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर आपके पास हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर आपके पास हो जाएगी। बोलो यस या नो, बिल्कुल सर हमारे पास हो जाएगी। तो एच कितना है 6.6, अब यहाँ पे जमाना पड़ेगा बेटा बस, और कुछ नहीं है। ये कैलकुलेटिव थोड़ा सा इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो दिक्कत आती है। 6 to 6 इंटू 10 to the पावर माइनस का 34 इंटू सी स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 to the पावर 8 डिवाइडेड बाय लैम्डा कितना है, व्हाट इज द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल लाइट ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम, तो 4000 इंटू कर देंगे बेटा 10 to the पावर माइनस 10 से, क्योंकि मीटर में अपन कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। इसको देन माइनस कर दो, हाफ इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये रहा 9.1 इंटू 10 to the पावर माइनस 31 इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है 3 इंटू 10 to the पावर 8, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो लाइट की स्पीड से मूव करता है, और यदि इलेक्ट्रॉन लाइट की स्पीड से मूव करेगा तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे 3 इंटू 10 to the पावर 8 का आप क्या लिख दोगे, होल स्क्वायर लिख दोगे, क्या लिख दोगे, होल स्क्वायर लिख दोगे। क्या मेरी बात क्लियर है, बोलो क्या मेरी बात क्लियर है भाई। यहाँ पे आप क्या करोगे 6.626 लिख दिया आपने, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू लिख दी, सी यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट भी आपने लिख दी, और 4000 एंगस्ट्रॉम आपका दिया है लैम्डा,
माइनस हाफ इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने लिख दिया, और वेलोसिटी फोटो इलेक्ट्रॉन ऑफ वेलोसिटी, एक मिनट, वेलोसिटी यहाँ पर आपको पहले से दी है बेटा, वेलोसिटी जो है वो यहाँ पर आपको कितनी दी है, 6 इंटू 10⁵ दी है, कितनी दी है, 6 इंटू 10⁵ तो यहाँ पे आप क्या पुट कर दोगे, 6 इंटू 10⁵ का होल स्क्वायर, ठीक है, ये पहले से आपको वेलोसिटी गिवन है, क्लियर हो गई बात, 6 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड फ्रॉम इट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिया है बोरा, और वेलोसिटी ऑफ लाइट ये दिया आपको c, देन आपको निकालना है कैलकुलेट करके। तो यदि अपन इसको कैलकुलेट करके निकालें, यदि अपन इसको क्या निकालें, कैलकुलेट करके निकालें, तो यहां पे आप देखो यदि अपन इसको कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगा बताओ, देखो 6.626 इंटू 10⁻38, 6.626 इंटू 10⁻⁻34, सी लाइट ऑफ स्पीड 3 इंटू 10⁸ अपॉन लैम्डा 4000 इंटू 10⁻⁻10, माइनस कर देंगे बेटा क्या, हाफ इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर आपका कितना था, 6.6 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे अपन कर देंगे 6 इंटू 10⁵ इंटू 6 इंटू 10⁵ हम यहाँ पर कर देंगे। बोलो क्लियर है, बिल्कुल सर यहाँ पे क्लियर है। तो अब यहाँ पे क्या रहने वाला है क्वेश्चन, देखो यहाँ पे आपको सॉल्व करना है इसको, और तो कुछ नहीं है, बस सॉल्वेबल है बेटा, और कुछ नहीं। इसको सॉल्व करोगे, यदि अपन इसको सॉल्व करेंगे, देखो यदि अपन इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, यदि अपन इसको सॉल्व करेंगे, यदि अपन क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद आप क्या करोगे कि ये तो आपका आंसर आएगा एसआई यूनिट के अंदर, एनर्जी किसमें आएगी, जूल में, बट आप उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखनी है। तो जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए भाई ये जो आंसर आएगा आपका, ये किसके अंदर आएगा, ये एक्स जूल आपके पास आएगा, ठीक है। इसको आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको डिवाइड कर दोगे किससे, ये जो भी आपका एक्स जूल आएगा उसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो आंसर आपका बेटा है 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना है, 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका आंसर आता है, ठीक है ना। टाइम वेस्ट अपन यहाँ पर नहीं करेंगे आंसर कैलकुलेट करने में, ये तो कैलकुलेशन है बेटा, आप फटाफट कैलकुलेट, मतलब अभी तो आप जो भी है फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करें, वीडियो पॉज करें, कैलकुलेट करोगे, यही आपका आंसर आने वाला है, क्लियर है। और जो भी आंसर आएगा वो जूल में आएगा, और जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो अपन क्या कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन देखो, 19 क्वेश्चन में क्या लिखा है, अ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए हीटेड फिलामेंट, एक स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है फ्रॉम द हीटेड फिलामेंट वाज पास्ड बिटवीन टू चार्ज प्लेट्स kept at a potential difference V. If E and M are the charge, if E and M are the charge and mass of an electron respectively, then the value of H by lambda. ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, लैम्डा और पोटेंशियल का रिलेशन क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन रूट 2 इंटू एम इंटू चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस QV, यही होता है। बोलो क्लियर है। तो यहाँ पर आपका क्या रहने वाला है कि ये पूछा क्या है, H बाय लैम्डा, तो मैं लैम्डा को इधर लिया हूं, तो H बाय लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 2 इंटू एम इंटू, ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E इंटू V, तो रूट 2 MeV। कौन सा आंसर हो गया, डी वाला आपका आंसर सीधा सीधा करेक्ट हो गया, डी वाला आपके पास सीधा सीधा ऑप्शन करेक्ट हो गया। और इसमें कुछ भी नहीं करना था, केवल आपको रिलेशन पता होना चाहिए था। अगर आपको रिलेशन पता था तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं था बेटा। तो स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है फ्रॉम हीटेड फिलामेंट पास हुई, सीधा सीधा यहाँ पे डी ब्रोगली का वेवलेंथ लगाना था, फॉर्मूला आपको रिलेशन याद होना चाहिए। रिलेशन थे H अपॉन रूट 2 MkE, H अपॉन रूट 2 MQV वाला, H अपॉन MV, H अपॉन P, वो सारे रिलेशन मैंने कराए थे क्लास में, तो बस वो रिलेशन याद होनी चाहिए, तो आपसे फटाक से क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट अनसर्टेनिटी, बिल्कुल हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी का क्वेश्चन। देखो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन अपन ने किया है, ठीक है, बोहर ऑर्बिट्स के अपन ने इतने सारे क्वेश्चन किए, इसका मतलब बेटा बोहर ऑर्बिट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। बोहर ऑर्बिट्स के क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है। देन उसके बाद फोटोइलेक्ट्रिक का भी क्वेश्चन किया, ड्युअलिटी ऑफ नेचर का भी क्वेश्चन किया, देन आप अनसर्टेनिटी की बात कर रहे हैं। तो अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जिसका मास ये है, मूविंग विद वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, 0.0011% विल बी द, मतलब ये एक्यूरेसी देखिए इतनी परसेंट वेलोसिटी ही इसकी एक्यूरेट है बेटा, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन आपको निकालनी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी
इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई, ये फॉर्मूला पढ़ा था। अब देखो मोमेंटम नहीं, अपन को वेलोसिटी का रिलेशन निकालना है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ मोमेंटम को m डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स डॉट m डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो बेटा डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा मेरे पास, डेल्टा एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू, ये ग्रेटर देन हटाओ, यहाँ पर h की वैल्यू अपॉन यहाँ पर 4 पाई m इंटू डेल्टा वी, बोलो यही हो जाएगा क्या, और डेल्टा वी कितना हो जाएगा 300 इंटू इसका परसेंटेज, तो डिवाइड बाय 100 अपन इसको कर देंगे, ठीक है ना। इतना एक्यूरेट है, मतलब वेलोसिटी जो है इतनी एक्यूरेट मानी गई है। तो h बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, h तो 6.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 34 डिवाइडेड बाय 4 इंटू पाई आपका बेटा 3.14 आ जाएगा, इंटू आप करोगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31, ठीक है इतना ही है क्या, हाँ। और डेल्टा वी कितना है 300 मीटर पर सेकेंड, इंटू कर दोगे 0.001 अपॉन 100, इतना एक्यूरेट है मतलब। तो ये आपका आ जाएगा 100 से, तो 100 कट गया, ये 10 टू दी पावर माइनस 3, तो ऊपर जाके 10 टू दी पावर 3, ठीक है ना। तो 6.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34, और ये जो 1000 ये पॉइंट हटा, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया 1000 आ गया, तो ये कट गया, तो ये भी कितना हो गया माइनस का 31 हो गया, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 31, तो ये 10 टू द माइनस 31 से माइनस 31 गया, ठीक है। अब ये पॉइंट हटा, तो यहाँ पे लगा 10 बेटा, ये पॉइंट हटा, यहाँ पे लगा 100, 0 से 1 0 ये गया, ये 9.1 बटा यहाँ पे लगा 100, तो ये 100 हो गया ऊपर। अब देखो 4 इंटू 314 इंटू 9.1 फटाफट करेंगे, 4 इंटू 314 4 इंटू 314 इंटू 91, तो ये आ गया आपका मतलब 666 डिवाइडेड बाय कितना 114296, तो 296 डिवाइडेड बाय 11466 डिवाइडेड बाय 114296, तो ये आपका आ रहा है बेटा कितना 0.0000577 इंटू क्या है 100 है हमारे पास, इंटू क्या है हमारे पास यहाँ पे 10 की पावर 2 लिख लो, चलो ठीक है, कितना 10 की पावर 2 है। क्लियर हो गई बात। अच्छा अब आपके पास आंसर देखो, तो 1 2 0 तो हट गए, फिर मैं क्या करूँ 2 0 और हटा दूं, तो -2 लगा दूंगा, यानी 5.76, यानी कि 5.77 इंटू 10 टू दी पावर -2 मेरे पास यहाँ पे आंसर आने वाला है, जो कि कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन मेरा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, दैट इज 5.7 इंटू 10 टू दी पावर -2 यहाँ पर आ जाएगा। बोलो यहाँ से आनो, क्लियर है, बिल्कुल सर। नेक्स्ट अनसर्टेनिटी, एक और है ये क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ ए माइन्यूट पार्टिकल ऑफ मास 25 ग्राम in space is 10 to the power -5 meter, in space is 10 to the power -5 meter. What is the uncertainty in its velocity? Uncertainty in position of a minute particle of a mass in space इतनी दे रखी है, uncertainty in velocity निकालनी है, तो वही, और मास दे रखा है, तो वही पिछले वाला फॉर्मूला डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम मेरे पास हो जाएगा, और मुझे निकालना क्या है, व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, तो डेल्टा वी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, एच बेटा 6.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 34 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा मेरे पास 4 इंटू पाई मेरे पास हो जाएगा 3.14 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 25 ग्राम है, तो केजी में कन्वर्ट कर देंगे, 25 इंटू 10 टू दी पावर -3 हो जाएगा किलोग्राम्स के अंदर। ऐसा यूनिट में अगर अपन इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये वाला पार्टिकल का मास ये हो जाएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा। अगर अपन इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो जनरली आप देखोगे ये वाला पॉइंट हटा यहाँ से, तो 3.14 हटा, और यहाँ पे अगर मैंने 100 लगाया, ठीक है, तो -3 ऊपर गया, ये हो गया 10 टू दी पावर 5, तो 10 टू दी पावर 5 और ये 100, और ये कटेगा, तो 10 टू दी पावर 5 से कट जाएगा ये 4, तो 10 टू द पावर -29, तो 6.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 29 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 314 इंटू 25, ठीक है।
अब इसको सॉल्व करोगे आप, यदि अपन इसको सॉल्व करें कि 6.6 कितना 6.6 को यदि अपन सॉल्व करें बेटा किससे 4 इंटू 314 कितना आ जाएगा इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 29, तो 4 इंटू 314 इंटू 25, 4 इंटू 314 इंटू 25 करेंगे कितना आ जाएगा, फटाफट करो, 4 इंटू 314 इंटू 25 करेंगे कितना आ जाएगा 31400, कितना आ जाएगा 31400, तो 6.6 आपका 6.6 डिवाइडेड बाय 31400, तो ये आ जाएगा आपका 0.00, कितना आ जाएगा 0.000, ठीक है 210, ठीक है 0.00210 आपके पास आ जाएगा बेटा, 0.000210 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 29 आपके पास आ जाएगा। अच्छा लेकिन अपने पास आंसर कौन सा है, देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 0 यहां से माइनस कर दो, ठीक है, और अप्रोक्सीमेटली आपका कितना आ रहा है कि अगर अपन इसको माइनस कर देंगे 1 2 3 4 5 0 अगर मैंने यहाँ पे माइनस कर दिए तो 2.1 इंटू 10 टू दी पावर कितना आ जाएगा, अगेन माइनस का लग जाएगा 34, ये वाला ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, 2.1 इंटू 10 टू द माइनस 34 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जीरो से अगर 1 2 3 4 5 जीरो अगर मैं आगे लूंगा तो 5 जीरो आगे लेने पर मेरे पास आने से कहीं ना कहीं -34 समथिंग आ जाएगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये वाला, बेटा ध्यान से देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट प्लॉट फॉर द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई स्क्वायर आर एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आर। ये तो बहुत ही सिंपल सा है, एनसीईआरटी के डायग्राम है कि नोड्स कितनी प्रेजेंट हैं, तो बेटा नोड्स निकालने का फॉर्मूला होता है n माइनस l माइनस 1, तो 2s ऑर्बिटल है, 2s ऑर्बिटल के लिए n कितना हो गया 2 हो गया, l की वैल्यू s के लिए 0 हो गई, -1 अपन कर देंगे, यहाँ कर देंगे -1 अपन यहाँ पे कर देंगे, तो टोटल सम कितना आएगा, क्या कर रहे हो सर, टोटल सम आपके पास कितना आ जाएगा बेटा n माइनस l माइनस 1, ये नोड निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है, तो 2 माइनस 1 कितनी हो गई, यहाँ पर एक नोड आ गई, ठीक है, तो इन कौन से ग्राफ में एक नोड प्रेजेंट है, तो देखो बी वाले में यहाँ पे आपके पास एक नोड प्रेजेंट है, इसमें 2 नोड हो गई, बात समझ रहे हो क्या, इसमें तो माइनस में चली गई, यहाँ पे है ही नहीं, तो इस तरीके से आप देखो यहाँ पे एक नोड प्रेजेंट है क्या, 1 नोड, तो ये वाला ऑप्शन हो गया। नोड्स कितनी है इसके बेसिस पे एनसीईआरटी के डायग्राम का ये क्वेश्चन है कि आपको नोड्स निकालनी थी, उसके लिए फॉर्मूला क्या है याद रखना, n माइनस l माइनस 1, तो 2s के लिए n की वैल्यू हो गई 2, माइनस l कितना हो गया आपके पास 0, माइनस 1 आप कर दोगे तो टोटल सम आपका कितना आ जाएगा, टोटल सम आपके पास आ जाएगा दैट इज 1, ठीक है, तो ये बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, एनसीईआरटी के डायग्राम का क्वेश्चन है, किसी बच्चे को अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा तो बेटा कॉन्सेप्ट पढ़े पढ़े नोड वाला, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करने आए। नेक्स्ट, अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मास हैविंग ये विद वेलोसिटी ऑफ 3 into 104 सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स एक्यूरेट अप टू 0.0011% विल बी, ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आपको निकालनी है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, मास इतना दे रखा, मूविंग विद वेलोसिटी इतनी है, तो डेल्टा वी आपका कितना आ जाएगा, डेल्टा वी आपका आ जाएगा बेटा 3 into 10 to the power 3 into 104 सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स में दिया है क्या, तो आंसर भी सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स में निकालना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी ग्राम है, ठीक है, मास भी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे छोटी यूनिट्स ही हैं, इनटू कर देंगे बेटा 0.011% में दिया है, तो डिवाइड बाय 100 कर देंगे, तो डेल्टा भी तो आपको ये लेना है, पोजीशन निकालना है तो बस फॉर्मूला लगा देना, कौन सा, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, h अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू 4 पाई m, मास कितना दिया बेटा 10 टू दी 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 28 kg, 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 28 ग्राम में दिया है, और ये अनसर्टेनिटी किसमें दी है, सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स में, 3 इंटू 104 इंटू 0.011 डिवाइडेड बाय 100 अगर अपन इसको कर देंगे, क्या कर देंगे 100 अगर अपन इसको कर देंगे, तो इसको सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा आपके पास वही आपका क्या है, अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन है।
ठीक है, यहाँ पर अपने पास टाइम नहीं है, अपन इसको कैलकुलेट जो है कैलकुलेट यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि अपने पास टाइम की कमी है। ठीक है, फटाफट क्वेश्चंस निपटाने हैं, 30 क्वेश्चंस। आप इसको कैलकुलेट जो करोगे बेटा, कैलकुलेट करने के बाद आपका जो है आंसर आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये वाला। देखो 24th क्वेश्चन में क्या दिया है, द अबोव ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डेविएट्स फ्रॉम। ये जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास गिवन है, ये कौन कौन से लॉस को, रूल पढ़े थे अपन ने, हुंड्स रूल, पाउली रूल्स, और कौन सा पढ़ा था अपन ने, अफबाउ प्रिंसिपल पढ़ा था। तो किस किस को ये नेग्लेक्ट कर रहा है, ये वाली बात हमें समझ नहीं आ रही है, ये वाली बात ये समझाने की कोशिश करना चाह रहा है। तो यहां पर देखो बेटा, सबसे पहली बात तो एंटी पैरेलल इलेक्ट्रॉन्स भर दिए गए हैं, मतलब सारे पैरेलल स्पिन में भर दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर 2 पैरेलल स्पिन में भर दिए गए हैं, तो कभी भी पैरेलल स्पिन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते हैं। बात समझ गए क्या? हमेशा कैसे आते हैं, एंटी पैरेलल में आते हैं। क्लियर हो गई बात? और दूसरी बात यहाँ पे क्या है, कि भाई पहले आपने इसको कैसे भर दिया, पहले तो सारे पेयर होते हैं, मतलब पहले सारे अनपेयर्ड होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, फिर एक इलेक्ट्रॉन इसमें। तो हुंड्स रूल, पाउली रूल, ये दोनों रूल ही यहाँ पर क्या हुए, नेग्लेक्ट हो गए। ये दोनों रूल ही यहाँ पे क्या हो गए, नेग्लेक्ट हो गए हैं। भाई इलेक्ट्रॉन यदि 3 है, पी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका क्या है भाई, 3 इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका ये है कि पहले आप एक इसमें फिर एक इसमें भरोगे। दूसरी बात, ये दोनों किसमें है बेटा, पैरेलल स्पिन में है। कभी भी ऐसे नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसे होते हैं, एंटी पैरेलल स्पिन में होते हैं। तो हुंड्स रूल और पाउली रूल तो यहाँ पर पूरी तरीके से नेग्लेक्ट हुआ है। अफबाउ इसलिए हुआ है बेटा क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है पहले एस शेल में भरे जाएंगे, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन स्मॉलेस्ट शेल में भरे जाएंगे, देन इसमें भरे जाएंगे ना एक साथ किसी ऑर्बिटल में कैसे इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बात समझ गए आप, एक साथ किसी इलेक्ट्रॉन में कैसे आ सकते हैं। ठीक है ना, अगर ये ओवरऑल ग्राउंड स्टेट है, ये क्या है, ओवरऑल ग्राउंड स्टेट है, तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, तो बेटा 2 तो पहले इसमें आने चाहिए, फिर यहां पर 2 आने चाहिए ना, डायरेक्ट इसमें 3 कैसे आ गए। क्लियर है? तो ग्राउंड स्टेट में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भरते समय भी गलती की गई है कि इलेक्ट्रॉन को सही अरेंजमेंट से नहीं भरा गया है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड यहाँ पर तीनों जो रूल है कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट हुए हैं। बात समझ आ गई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द ग्राउंड स्टेट। इनमें से कौन सा ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट नहीं है? तो आप देखो कोबाल्ट, तो साइंस टीचर विनिशा कृपलानी मन फे को में क्या होता है बेटा, कोबाल्ट में, कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर है आपका वो कितना है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर आपका कितना है, 27। कितना है, 27। तो 27 के अकॉर्डिंग यहां पर आप देखोगे तो 3d1 3d2 3d3 3d5 3d5 3d6 3d7 4s2, तो 1 2 3 4 5 6 7 4s2, ये बिल्कुल आपका सही है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। निकल की बात करें तो निकल में भी आप देखो साइंस टीचर विनिशा कृपलानी मन फे को नी, मतलब 3d8 4s2, तो 2 2 2 2 4 5 6 7 8 और 4s2 बिल्कुल यहाँ पर भी सही अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन्स का है। कॉपर की अगर बात करें बेटा तो कॉपर में क्या होता है, 3d10 4s1, 3d10 4s1 होता है, बट यहां पर देखो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि यहां पर क्या होता है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन सुलट के यहां आ जाता है। ठीक है ना, यहां पर 4s1 और 3d10 होना चाहिए, तो बिल्कुल ये सी वाला ऑप्शन यहां पर इनकरेक्ट है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा, तो ये वाला ऑप्शन हमारा यहां पर करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कैसा होता है, 4s1 3d10 होता है। बात समझ आ गई, 4s1 3d10 होता है, जबकि यहां पर 4s2 3d9 कर रखा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज करेक्ट फॉर 19th इलेक्ट्रॉन ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम का, तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे सबसे पहले, साइंस टीचर विनिशा कृपलानी, 3d1 3d2 3d3 3d5 4s1, क्या है 4s1 और 3d5 आपके पास होता है बेटा। तो जो 19th इलेक्ट्रॉन है, 19th इलेक्ट्रॉन की अगर अपन बात करें तो 19th इलेक्ट्रॉन कौन सा है यहाँ पर, ये वाला है 4s वाला, क्योंकि अगर 4s में अपन बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d साइंस टीचर विनिशा कृपलानी 1 2 3 4 3d4 होना चाहिए, बट यहाँ पर क्या हो जाता है, ये इसके पास आ जाता है और यहाँ पर 4s1 3d
क्या हो जाता है 9 हो जाता है, 3d 9 क्या 3d 5 हो जाता है। क्लियर है बात। बट यहाँ पे 19th इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा है तो 2 2 4 6 10 11 12 18 19 19वां इलेक्ट्रॉन ये है 4s में। तो 4s में बेटा यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई, ठीक है। और यहाँ पे l की वैल्यू आपके पास क्या हो गई 0 हो गई, और m की वैल्यू भी आपके पास क्या हो गई 0 हो गई। स्पिन आपके पास एक ही प्रेजेंट है यानी हाफ वाला, तो 400 हाफ, 400 हाफ ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। 400 हाफ निकालना था, मतलब क्वांटम नंबर्स निकालने थे चारों 19th इलेक्ट्रॉन के लिए। तो 19th इलेक्ट्रॉन आपका कौन सा है ये वाला है, और इसके लिए यदि अपन निकालते हैं तो यहाँ पर 400 क्या हो जाता है हाफ यहाँ पर हो जाता है। क्या मेरी बात क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल सर आपकी बात क्लियर है। चलो नेक्स्ट 27वां, when the value of azimuthal quantum number is 3, azimuthal quantum number is 3, then magnetic quantum number can have values 3 है। अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या एजिमेंथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 है, देन द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपके पास होता है -L टू प्लस L, कितना होता है -L2 प्लस L, ठीक है। अब L की वैल्यू आपके पास अगर 3 है तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, तो 3 2 1 0 -1 ये वाला हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन सीधा सीधा करेक्ट हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल था, आपको क्वांटम नंबर्स ही तो लगाने थे, क्वांटम नंबर्स को ही क्वांटम नंबर क्या सॉरी मतलब हाँ क्वांटम नंबर्स को ही तो अरेंज करना था। तो आपको पूछा था कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैन हैव वैल्यूज, मैग्नेटिक क्या होता है -L2 प्लस L, एजिमेंथल कितना दिया है 3 दिया है, तो ये अपने निकाल लिया इस तरीके से। बहुत सिंपल था, इसमें क्या दिक्कत वाली बात थी बताओ। 28, the orbital diagram in which both Pauli's and exclusion principle and Hund's rule are violated is, Hund's rule और पाउली दोनों वायलेटेड है। मतलब एक तो आपके पास जो है अगर अपन बेटा इसके अंदर देखें तो ए वाला ऑप्शन देखो यार, दो भरे हुए एंटी पैरेलल, बिल्कुल सही है, एंटी पैरेलल भरे हुए एक ऐसा भरा हुआ है, बट ये पॉसिबल है क्या मुझे बताओ, ये वाला पॉसिबल है क्या, तुम मुझे बताओ क्या ये वाला पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो तीनों पहले अनपेयर होंगे, ये गलत है, बट बेटा यहाँ पर केवल एक ही रूल वायलेट हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे हुंड्स रूल वगैरह मतलब दोनों रूल वायलेट होने चाहिए ना, पाउलू भी और हुंड्स भी। बात समझ आ गई क्या? पाउली भी यहाँ पर वायलेट होना चाहिए और यहाँ पर हुंड्स भी वायलेट होना, बोलो क्लियर है। अब यहाँ पे हुंड्स रूल तो क्या कहता है कि सारे पहले अनपेयर्ड होने चाहिए, तो यहाँ पर केवल वो रूल वायलेटेड है, वो रूल वायलेटेड है। बाकी पाउली वाला तो है कि भैया यहाँ पे किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होने चाहिए, तो नहीं है, सब एंटी पैरेलल में ये है। बी वाला एंटी पैरेलल। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन थे तो पहले 1 2 3 4 ऐसे भरे जाने चाहिए थे, प्लस ये दोनों पैरेलल स्पिन में कैसे एंटी पैरेलल में होने चाहिए, तो हुंड्स रूल भी वायलेटेड है और पाउली भी वायलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का स्पिन एक ही साइड हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं, वो प्लस माइनस हाफ होता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दोनों रूल वायलेट होने चाहिए। हुंड्स मतलब कि सारे सिंगली पेयर होने चाहिए पहले, यदि यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन थे तो 1 2 3 चौथा यहां आना चाहिए था, इस तरीके से पेयर्ड होना चाहिए था हुंड्स के अकॉर्डिंग। पाउली ये कहता है कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, तो यहां पर चारों क्वांटम नंबर इन दो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाते हैं बेटा, सेम हो जाते हैं। क्यों सेम हो जाते हैं? क्योंकि यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो स्पिन है वो कैसा है आपके पास, पैरेलल है। दोनों कैसे एंटी पैरेलल, मतलब पैरेलल है, जबकि कैसे होने चाहिए, एंटी पैरेलल होना चाहिए, क्योंकि स्पिन जो होता है वो एक आपका प्लस माइनस हाफ होता है। क्या मेरी बात क्लियर है? बताओ क्या होना चाहिए, प्लस माइनस हाफ होना चाहिए। तो यहां पर आपका पाउली भी वायलेटेड है, यहां पर आपका हुंड्स भी वायलेटेड है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर इज करेक्ट, इनमें से कौन सा क्वांटम नंबर का सेट करेक्ट है? ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक आपको जरूर मिलेगा नीट में। बात समझ गए क्या? ठीक है ना, एक क्वेश्चन आपको ऐसा नीट में जरूर मिलेगा। क्लियर है बात? तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज करेक्ट, ऐसा पूछ रहा है, इनमें से करेक्ट कौन सा है। तो देखो n की वैल्यू अगर कुछ भी है बेटा, मान लो n की वैल्यू 3 है, तो l की वैल्यू क्या होती है, n-1 होती है, मतलब n की वैल्यू l से हमेशा क्या होगी, मतलब l की वैल्यू n से हमेशा क्या होगी, छोटी होगी। l की वैल्यू जो होगी स्मॉलर देन n, स्मॉलर देन n ऑलवेज, हमेशा।
बात समझ गए क्या? हमेशा एल की वैल्यू जो है वो एन से क्या होगी, छोटी होगी और बराबर भी नहीं हो सकती, कभी बराबर भी नहीं हो सकती। तो यहां पर एन की वैल्यू 3 है, एल की वैल्यू 4 है, बड़ी कभी हो ही नहीं सकती। खोलेंगे क्वांटम नंबर इज करेक्ट, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया, ये ऑप्शन आपका नहीं है। 3 बराबर भी नहीं हो सकती, देखो पहले मतलब एन और एल से आपको आधा तो आंसर पता लग जाएगा। हाँ 4 0 एल 0 तो एम भी 0 हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। एस माइनस हाफ बिल्कुल, ये हाँ ये पॉसिबल है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये वाला करेक्ट हो सकता है। और एन की वैल्यू 5, एल की वैल्यू 2 और एम की वैल्यू 4, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि एल की वैल्यू इधर आपके पास 2 है, तो एम की वैल्यू -2 से +2 होनी चाहिए, 4 नहीं हो सकती, तो ये वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सी वाला क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, इनमें क्या होता है एन और एल में देखना होता है मेन। तो भाई एन की वैल्यू, अगर आपके पास एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू कुछ भी है मान लो, एन की वैल्यू आपके पास 3 है, तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 - 1 दैट इज 2 हो जाएगी। एम की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 +2 हो जाएगी, ठीक है। तो एन एल एम आप डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हो। तो कभी भी एल की वैल्यू एक तो एन के बराबर या उससे बड़ी नहीं हो सकती, एम की वैल्यू एल से कभी बड़ी नहीं हो सकती, उसके बराबर जरूर हो सकती है, छोटी हो सकती है बिल्कुल। तो एल 4 है, तो यहाँ पर 2 और 4 कैसे पॉसिबल है बताओ ये चीज। नेक्स्ट बेटा लास्ट हमारे पास 30th क्वेश्चन है। 30th क्वेश्चन बहुत इजी है, ध्यान से पढ़ना। क्या कह रहा है, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट इज गिवन बाय इतना, √L × L+1, L × L+1 ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आपको गिवन है .h/2π। क्लियर है। दिस मोमेंटम फॉर s इलेक्ट्रॉन विल बी, s इलेक्ट्रॉन के लिए, s सबशेल के इलेक्ट्रॉन के लिए, तो तुम्हें पता है s के लिए जो L की वैल्यू होती है वो कितनी होती है 0। तो यहां पर पुट करोगे अगर 0 तो 0 0 + 1 0 × 0, आंसर क्या आएगा 0। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आखिरी सवाल, इजी सवाल, शानदार सवाल, यहां पर अपने 30 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले खत्म होते हैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। बेटा इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना। ऐसे क्वेश्चंस आपको जरूर पूछे जा सकते हैं, बोहर ऑर्बिट्स में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अपन ने सारे टॉपिक में से सारे टॉपिक में से जो है क्वेश्चन जनरली कवर किए हैं। तो यहां पर अपनी सीरीज खत्म होती है 30 क्वेश्चन की। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।